हेलो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग कक्षा 12 फिजिक्स चैप्टर 1 का वन शॉट पढ़ने वाले हैं। अब बच्चों ध्यान देना है कि वन शॉट हम जो भी पढ़ाएंगे एकदम बेहतरीन तरीक़े से पढ़ाएंगे। इसमें ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो आपको वीडियो के अंत तक नहीं आएगा। आज समझिए कि इस वीडियो से आपका चैप्टर 1 100% तैयार हो जाएगा। हम समझाने के साथ साथ आपको याद भी करवा देंगे, क्योंकि समझना ज़्यादा मतलब केवल समझ लेना ही ज़रूरी नहीं है, समझने के साथ साथ याद भी होना चाहिए, क्योंकि पेपर में लिखना है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ध्यान देना है कि पहला आपका जो टॉपिक है वो है विद्युत आवेश। समझ रहे हैं? तो विद्युत आवेश क्या है, आइए इसको समझते हैं। विद्युत आवेश समझिएगा, विद्युत आवेश क्या है। तो विद्युत आवेश देखिए, जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो ये पदार्थ हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगते हैं। इस स्थिति में पदार्थ आवेशन या विद्युत आवेशमय कहा जाता है। इसका मतलब समझिए, मतलब कि बोला गया है जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो क्या होता है तो ये पदार्थ क्या होते हैं बच्चों, ये पदार्थ हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगते हैं। इस स्थिति में पदार्थ आवेशमय कहलाता है। इसका मतलब क्या है हम आपको बताते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक पदार्थ बच्चों यह है, एक पदार्थ यह है, समझिएगा ध्यान से। आप जानते हैं कि अपने आप में यह भी है उदासीन, माने प्लस माइनस के कण इसमें बराबर होंगे। यह भी है अपने आप में उदासीन, इसमें प्लस माइनस के कण क्या होंगे, बराबर। जब बच्चों रगड़ा जाता है यह पदार्थ आपस में, क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है। जब ये आपस में रगड़ा जाता है तो इसके कुछ कण, या तो प्लस के कण या तो माइनस के कण, आपस में ट्रांसफ़र होते हैं। मतलब कि हो सकता है कि इसका कुछ, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल कर इसमें चले जाएं। समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? हो सकता है कि इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये एक है और ये है, हो सकता है कि इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएं। तो भाई इलेक्ट्रॉन बच्चों इसमें चले जाते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें से इलेक्ट्रॉन गया, इस वाले में से इलेक्ट्रॉन गया, तो इलेक्ट्रॉन की इसमें हो गई कमी। इलेक्ट्रॉन कमी हो गया माने यह हो गया धनावेशित, माने इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो प्लस का कण ज़्यादा हो गया, इससे धनावेशित। और इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया इसलिए यह हो गया ऋणावेशित। तो देखिए, इस यह धनावेशित माने यह धन आवेश कब हुआ, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ। इसके पहले नहीं था, इसके पहले इसमें जितने प्लस कण थे उसमें उतने माइनस कण थे, लेकिन प्रभाव कोई नहीं दिखा रहा था, कोई जैसे इफेक्टिव नहीं था कि प्लस का प्रभाव ज़्यादा हो माइनस का प्रभाव ज़्यादा हो। लेकिन जैसे ही आपस में रगड़ा गया, घर्षण किया गया, तो क्या हो करता है कि इलेक्ट्रॉन उसमें क्या होते हैं, एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं, जिससे दोनों पदार्थ पर आवेश आ सकता है, एक पर प्लस आवेश, एक पर माइनस आवेश। ओके, पर उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आपको देखिए साफ साफ बोला गया है, क्या बोला गया है कि देखिए, बोला गया कि जब दो पदार्थों का आपस में रगड़ा जाता है तो ये पदार्थ हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगते हैं। ये बात सही है भाई, जब रगड़ा जाएगा तो उसमें आवेश आ जाएगा, और जब आवेश आ जाता है तो क्या करता है, हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ क्या करेगा। जैसे यह पदार्थ है तो यह हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ क्या, अगर यह आवेशित है, यह पदार्थ अगर आवेशित है तो हल्की हल्की चीज़ों को अपनी तरफ खींचने लगेगा। यही बच्चों है। तो यहाँ पे थोड़ा सा नोट में देखिए, नोट क्या कहता है। नोट में है कि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी को विद्युत आवेश कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बच्चों बहुत बेहतरीन परिभाषा है, बहुत ही बेहतरीन परिभाषा है। माने किसी भी पदार्थ में अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई या इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुआ तो वह कहलाएगा विद्युत आवेश। अगर इस पदार्थ में देखिए आवेश है, इसका मतलब हो सकता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो या इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो। बस इतना माइंड में सेट करिए, याद भी हो गया होगा। किसी पदार्थ की देखिए, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी विद्युत आवेश कहलाता है। बस किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता क्या कहलाता है, विद्युत आवेश। अब देखिए, यदि वस्तुओं पर इलेक्ट्रॉन की यदि अधिकता है, भाई इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, बोला गया ना, यदि वस्तुओं पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो वह ऋणावेशित होगा। सही बात, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋण होता है। अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन कम है, माने इलेक्ट्रॉन कम है बच्चों, तो भाई धन ज़्यादा है।
वो धनावेशित होगा, साफ साफ। ओके, आइए अगला देखते हैं। देखिए अगला है आवेशों के प्रकार। वेरी आप जानते हैं आवेश कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे आवेशों के प्रकार, आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश एक ऋणावेश। धनावेश कब होता है बच्चों? आपको मैंने बताया जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो, इलेक्ट्रॉन कम हो। जब इलेक्ट्रॉन बच्चों कम होगा तो ऑटोमेटिक प्लस के कण ज़्यादा होंगे, धनावेशित होगा। ओके, एक नोट यहाँ पे और भी बताया गया है, क्या है देखिए, ये वाला देखिए, ये देखिए कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब यह बात भी आप जानते हैं कि अगर प्लस प्लस के कण हैं, समान आवेश है या माइनस माइनस के हैं, दोनों समान है तो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। माइंड में सेट कर लीजिए। बोला गया है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये बच्चों माइंड में ध्यान दीजिए। ये चीज़ें थी आपकी आवेश के बारे में, इतना टॉपिक आवेश के बारे में तो ध्यान देना है कि आवेश को भी इतना ही लिखना है। आवेश के बारे में इतना लिखेंगे तब पूरा नंबर मिलेगा। आइए अगला देखते हैं क्या है टॉपिक। आवेश विधि, आवेश के संरक्षण का नियम। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए इसको कैसे समझा। देखिए इस नियम के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। बस अपने माइंड बच्चों इतना समझिए कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। बस विद्युत आवेश संरक्षण का नियम आप याद कर लीजिए कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न तो नष्ट किया जा सकता है। ओके, समझ में आ गया 100%। अब कहेंगे सर आवेश को न तो उत्पन्न किया जाता है न मतलब न तो नष्ट किया जाता है, इसका मतलब बच्चों इसका मतलब यही होता है कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में सब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफ़र से ही आवेश उत्पन्न होता है। आवेश आया उसमें इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफ़र से। किसी पदार्थ में ऐसे, जैसे कोई पदार्थ यहाँ पे हम रख दिए हैं, अब बोल दिए कि ऐसे इसमें आवेश उत्पन्न करिए, आवेश ऐसे इसमें आवेश आ जाएगा, ऐसे नहीं आएगा। जब इसमें किसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन की कमी अधिकता होगी तभी आवेश आएगा। ऐसे आवेश को हम उत्पन्न नहीं कर सकते। यही है, आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। अगला टॉपिक आपके सामने है, मूल आवेश क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मूल आवेश क्या होता है। देखिए मूल आवेश की बात करें तो किसी आवेशित कण पर जितना न्यूनतम आवेश रह सकता है उसे ही बच्चों मूल आवेश कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेहतरीन है बच्चों। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब यह है कि बोला गया किसी आवेशित कण पर जितना न्यूनतम आवेश, जैसे मान लीजिए पदार्थ है, अब इसमें बहुत सारा आवेश है, मान लीजिए बहुत सारा आवेश है। अब इसमें से हम आवेश निकाल रहे हैं, लेकिन एक ऐसा आवेश इसमें बच रहा है बच्चों कि जिसे मतलब कि देखा जाए कि उसके बाद हम निकाल लेंगे तो सारा आवेश खत्म हो जाएगा। अब इसका मतलब ये होता है कि आवेश का सबसे न्यूनतम वैल्यू जिसके बाद आवेश एकदम नगण्य के बराबर हो जाए वही होता है बच्चों क्या, मूल आवेश। जैसे अगर हम आपसे कहें कि एक यहाँ पे एक बैग है, एक मान लीजिए यहाँ बॉक्स है, इसमें मान लीजिए ये 6, यहाँ पे मान लीजिए 6 ईंटें हैं। अब एक एक को बारी बारी निकाल रहे हैं, तो इसमें जो एक को अपने आप में बचता है वही होता है मूल आवेश। मूल आवेश अपने आप में ध्यान देना है कि मूल आवेश का वैल्यू याद कर लीजिए, प्लस ई होता है, इसका वैल्यू 1.6 गुणित 10 की घाती -19, यह है मूल आवेश का मान। और आवेश कभी भी अपान में नहीं होता कि आवेश को हम आधा कर दें, आवेश को तोड़ दें, नहीं। आवेश अपने आप में पूर्ण वैल्यू होता है। और पूर्ण वैल्यू का मतलब यही है कि आवेश हमेशा जब भी देखेंगे आवेश +1e या 2e, यानी इलेक्ट्रॉन जब भी रहेगा अपने पूर्ण संख्या में रहेगा, आधा आवेश नहीं होता। मूल आवेश माने आवेश का एकदम न्यूनतम वैल्यू मूल आवेश, याद भी हो गया होगा। आवेश का क्वांटीकरण, देखिए वही चीज़ है, मूल आवेश की वैल्यू को ही और न्यूनतम तरीके से समझाया गया है क्वांटीकरण में। क्वांटीकरण का मतलब यह होता है बच्चों कि आवेश
को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। आवेश कण, देखिए आवेशित कण पर या तो प्लस माइनस टू ई प्लस माइनस 3e इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। मतलब कि अगर यह पदार्थ बच्चों है तो आवेश को हम लोग बांट नहीं सकते हैं कि मान लीजिए ये बच्चों हमारा पूरा आवेश जो है ई है। अब ये नहीं कि इस आवेश को हम आधा बांट दें, ई आधा इधर आवेश नहीं। तो वही बोला गया है किसी वस्तु पर आवेश जो होता है वो हमेशा पूर्ण संख्या के रूप में होता है। अगर किसी वस्तु पर आवेश है तो या तो उस पर +1e होगा या 2e या -2e, इसी के रूप में रह सकता है। वही आपको बताया गया है कि आवेश को एक अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। बस आवेश का क्वांटी अगर कोई पूछे तो बोल लीजिए कि आवेश का क्वांटी नहीं हो सकता। क्वांटी मतलब खंड नहीं हो सकता। अगला टॉपिक कूलाम का नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कूलाम का नियम आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या है, इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के बीच के अनुपाती। इसको बच्चों में समझाते हैं। देखिए यहाँ कूलाम ने बताया कि अगर मान लीजिए दो आवेश हैं, यहाँ पे देखिए दो आवेश हैं, एक Q1 है एक Q2 है, तो इनके बीच की दूरी मान लेते हैं r है। तो कूलाम ने यही बताया कि अगर दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर हैं तो उनके बीच जो बल लगता है कितना होता है, वही उन्होंने बताया है। उन्होंने बताया जो उनके बीच बल लगता है इनके आवेशों के गुणनफल Q1 Q2 के अनुक्रमानुपाती है। बच्चों अनुक्रमानुपाती है। देखिए दो आवेशों, यही बोला करिए, प्रैक्टिस करिए हमारे साथ। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल F, दो आवेशों के बीच, देखिए दो आवेशों के बीच में है ना, यहीं पर दो आवेशों के बीच लगने वाला बल इनके आवेशों Q1 Q2 के गुणनफल के, या बीच में गुणा माना जाता है, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और इनके बीच की दूरी r के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती। समझ में आया? एक बार आपको फिर बताते हैं। देखिए एक आवेश यहाँ पे Q1 है एक Q2 है, इनके बीच की दूरी r है, तो इनके बीच जो लगने वाला बल होगा इनके आवेशों के गुणन Q1 Q2, ये बच्चों गुणन हो गया, के अनुक्रमानुपाती इनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इसी को व्युत्क्रमानुपाती बोल देंगे जब यह बटे में रहता है। यही है बच्चों कूलाम का नियम, याद कर लीजिए। दो आवेशों के बीच बल, कूलाम ने क्या बताया, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके, आइए अगला टॉपिक। कूलाम के नियम में और कुछ भी है? कूलाम के नियम में कुछ नहीं है। अध्यारोपण का सिद्धांत, बच्चों इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर नोट कर लीजिए। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए बेहतरीन तरीक़ों से बच्चों दे देंगे, आप अपने नोट्स में बेहतरीन तरीक़ों से लिख लीजिए और हर एक टॉपिक को बेहतरीन तरीक़े से समझाए हैं। अगर आपका इसका नोट चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 8381876043। व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए और कांटेक्ट करिए, हम आपको फ्री में नोट्स देंगे, कोई पैसा कोई फीस नहीं लेंगे, एकदम फ्री में देंगे। अब देखिए बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत, देखिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत ये क्या है समझिए। इसमें बताया गया इस नियम के अनुसार किसी बिंदु आवेश पर अन्य सभी आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल उस बिंदु आवेश पर प्रत्येक आवेश द्वारा लगाए गए सभी बलों का सदिश योग होता है। इसको बच्चों हम अपने तरीके से समझाते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। देखिए क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझिए। ये बोल रहे हैं कि किसी बिंदु आवेश पर देखिए जैसे जैसे पढ़ के हम बता रहे हैं ध्यान से। देखिए किसी बिंदु आवेश पर
अन्य सभी आवेशों का। तो यहाँ पे बताया गया, मान लीजिए कई प्रकार के आवेश है, 1 आवेश, 2 आवेश, 3 आवेश, मान लीजिए ये मान लीजिए Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है। तो क्या बोला गया है, जैसे बोला गया उसी समझाएंगे। किसी बिंदु आवेश पर अन्य सभी आवेशों, किसी बिंदु आवेश पर कोई एक ले लीजिए, मान लीजिए हम इसी पर, तो जैसा बोल रहे हैं वैसा कर रहे हैं। किसी बिंदु आवेश पर माने मान लीजिए इसी पर, इसी बिंदु आवेश पर अन्य सभी आवेशों के कारण, माने ये जो हैं इन सभी के कारण लगने वाला परिणामी बल, माने इस पर जो रिजर्व पूरा बल लगेगा ये परिणामी बल है। देखिए अगर बहुत से आवेश हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत कैसे बताएंगे अगर बहुत से आवेश पास पास हैं तो किसी एक आवेश पर लगने वाला अन्य सभी आवेशों के कारण परिणामी बल, माने इस पर टोटल कितना बल कार्य करेगा, यही है अध्यारोपण का सिद्धांत। तो टोटल पे कितना बल कार्य करेगा, तो बताया गया है कि इस बिंदु पर आवेश पर प्रत्येक आवेश द्वारा लगाए गए सभी बलों का सदिश योग, माने यह इस पर जितना बल लगाएगा, यह जितना बल लगाएगा, इतना बल लगाएगा, सबको जोड़ दीजिए, उसी पर टोटल बल लगेगा। तो मान लीजिए इस पर टोटल बल कितना लगेगा, F बराबर, अगर ये F1 लगा रहे हैं, या F2 लगा रहे हैं, या F3 लगा रहे हैं, तो F1 प्लस F2, और यहाँ हम लिख देते हैं F बराबर, इसको हटाते हैं, यहाँ लिखते हैं F बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3, यही बच्चों है। एक बार फिर देख लीजिए, अगर ध्यान दीजिए कई आवेश, ध्यान देना है, अगर कई आवेश अगर साथ में है तो किसी एक आवेश पर जो बल लगने वाला है, इन सभी लोग इस पर बल लगाएंगे, सभी लोग लगाएंगे, तो इस पर टोटल बल कितना कार्य करेगा, इन सभी लोग के द्वारा लगाए गए बलों को जोड़ दीजिए, वही इस पर बल कार्य करेगा। वही है, वही बोला गया इसमें कि किसी बिंदु आवेश पर अन्य सभी आवेशों के कारण लगने वाला जो परिणामी बल है, इन सभी के द्वारा बल लगेगा ना, इस पर जो रिजल्टेंट बल लगने वाला है, इन सभी के द्वारा लगाए गए बलों का सदिश योग होता है। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब आ गए हम लोग टॉपिक विद्युत क्षेत्र पर। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ध्यान से। ये तो बच्चों देखा जाए एक प्रकार से हम लोग अपने प्राइवेट भाषा में समझ सकते हैं, जैसे गुंडागर्दी सब लोग कहते हैं ना, ये पूरा मेरा इलाका है, मतलब कि वो उनके अंडर में है, तो वही होता है कि भाई उनके अंडर में है तो उन्हीं का राज चलेगा, वो जैसा कहेंगे वैसा होगा। तो वैसे होता है विद्युत का क्षेत्र। विद्युत का क्षेत्र मतलब होता है किसी आवेश अथवा आवेश के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेशों को लाने पर उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। वही चीज़ हमने बताया ना कि भाई उनका एरिया चलेगा तो कोई दूसरा आएगा तो भाई मार सकते हैं, उनके एरिया में मार सकते हैं। तो अगर हम इसको अपने भाषा में समझो, देखिए कैसे, देखिए ध्यान से समझाएंगे एकदम बेहतरीन तरीक़ों से। देखिए जैसा कहें वैसा हम पढ़ के समझाएं। किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय, मान लीजिए कोई आवेश है तो इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, बच्चों इसके चारों ओर का वह क्षेत्र इसके आवेश है, तो यह आवेश अगर है तो इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, मान लीजिए इतना क्षेत्र, वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश अगर आता है तो उस पर या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगे, क्योंकि आप जानते हैं आवेश 2 प्रकार के बल लगाते हैं, या तो आकर्षण लगाएंगे या तो प्रतिकर्षण लगाएंगे, तो पता नहीं कौन सा लगेगा। इसलिए आप यह बोल सकते हैं कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत या तो वह दूसरा आवेश बोलिएगा, दूसरा आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे। ओके, आइए नेक्स्ट टॉपिक पर। विद्युत बल लिखा है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए विद्युत बल रेखाओं बच्चों अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, आपको समझाएं, ध्यान से देखिए, पहले इनका पढ़ देते हैं उसके बाद समझाते हैं। देखिए विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक व निष्कोण वक्र है जो उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र का अविरल लगातार प्रदर्शन करता है। इसका मतलब बच्चों क्या होता है, आइए हम समझाते हैं। अभी हमने बच्चों इसके पहले हमने आपको बताया कि कोई आवेश होता है तो इसके चारों ओर का एक क्षेत्र बन जाता है, एक क्षेत्र बन जाता है कि नहीं, हाँ कहेंगे हाँ।
तो अब इस क्षेत्र जो बन गया बच्चों, अब यहाँ का जो खाली भाग है इसको हम कैसे दिखाएं, कैसे दिखाएं कि हाँ यहाँ पे क्षेत्र है, हम लोग उसको इमेज कैसे कल्पना करें। तो उस कल्पना करने के लिए हम लोग क्या खींचते हैं बच्चों, वैद्युत बल रेखाएं, ऐसे वैद्युत बल रेखाएं खींचते हैं। और ये वैद्युत बल रेखाएं हमें दिखाती हैं कि हाँ यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे मत जाइए, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र है। तो वही बोला गया है कि विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया, विद्युत क्षेत्र है ना, विद्युत क्षेत्र में देखिए खींचा जाता है, बाहर थोड़ी नहीं खींचा जाएगा, क्योंकि आवेश था, आवेश का यह विद्युत क्षेत्र था। विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक तथा निष्कोण वक्र, काल्पनिक होता है बच्चों, हमने बोला ना कि वो दिखेगा नहीं, बस खाली वो इमेज में माइंड से के लिए कि हाँ कि यहाँ पे है विद्युत क्षेत्र रेखा है, वह काल्पनिक और निष्कोण होता है, कि ऐसा नहीं कि एंगल बनाकर चलेगा, नहीं, निष्कोण होता है वो काल्पनिक और निष्कोण वक्र, जो कि क्या प्रदर्शन करता है, विद्युत क्षेत्र का अविरल प्रदर्शन करता है। अविरल मतलब बच्चों के लगातार ऐसे कंटिन्यूटी रेखाएं होती हैं, ये नहीं कि बीच में ऐसे टूट टूट कर, नहीं, वो विद्युत क्षेत्र का लगातार प्रदर्शन करेगा। ओके, उम्मीद है समझ में आएगा होगा। अब इस फिगर से हम लोग आइए समझते हैं। इस फिगर में आप लोग देखिए क्या देख रहे हैं, इस फिगर में आप अगर देखेंगे तो अगर बच्चों धन आवेश है तो इसके चारों विद्युत क्षेत्र होगा, तो इसके विद्युत क्षेत्र जो भी होगा बच्चों, इसके विद्युत क्षेत्र की रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए बाहर की तरफ तीर दिखाना है, बाहर की तरफ, माने प्लस से हमेशा जो होते हैं विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ निकलते हुए दिखाना चाहिए। एकदम याद कर लीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, जहाँ भी प्लस चार होता है उसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हुई दिखती हैं। ओके, यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा उल्टा दिखाया गया है, यहाँ से माइनस वाले में माइनस की तरफ विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा बच्चों आते हुए दिखाई देना चाहिए, आते हुए, माइनस अगर है तो वहाँ पे विद्युत क्षेत्र आपको आते हुए दिखाना है। जैसे यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस की तरफ निकल रहा है, माइनस की तरफ आ रहा है, प्लस की तरफ निकलेगा माइनस की तरफ जाएगा, ये चीज़ आप कर सकते हो। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर देखिए हमारा, अगर आपको पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ हम मेहनत किए हैं, कुछ भी आपको अगर थोड़ी सी भी आपको मेहनत लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, जिससे वो भी थोड़ा सा पढ़ लेगा, जिससे क्या होगा कि उसको भी लगेगा कि हाँ कुछ दोस्तों की तरफ से अच्छा कंटेंट मिला, बेहतरीन तरीक़ों से मिला। अगला टॉपिक है विद्युत बल रेखाओं के गुण। ये भी बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको एकदम रट लीजिए, एकदम बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप किसी प्रकार एकदम रट ही लीजिए, और हमको किसी प्रकार नहीं बच्चों समझा के एकदम बताएंगे, जैसे जैसे कहेंगे बच्चों वैसे वैसे आपको एकदम जैसे बोलेगा वैसे हमको समझाएंगे। देखिए क्या बोल रहा है उसे समझाएंगे भी हम। देखिए पहला लाइन ये क्या कह रहे हैं, इसको देखिए, पहले ये कह रहे हैं कि विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकल कर वक्र बनाती हैं और ऋण आवेश पर जाकर समाप्त हो जाती हैं। यही हमने आपको पिछले पेज में दिखाया ना, पिछले पेज में हम आप यही दिखाए हैं, क्या दिखाए हैं दिखा भी देते हैं। देखिए पिछले पेज में आपको यही दिखाए हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी विद्युत बल रेखाएं हैं, ये विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से हमेशा बच्चों निकलती हैं और ऋण आवेश पर आकर समाप्त हो जाती हैं। धन आवेश पे निकलेंगी, ऋण आवेश पे समाप्त हो जाएंगी। ये बच्चों पहला क्वालिटी है, याद करने की जरूरत नहीं है, देख रहे हैं आप लोग, सीधा इसका फिगर देख रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि विद्युत बल रेखाओं के बारे में बताइए तो इनको देखिए, आप इनको देखिए, क्या दिख नहीं रहे हैं कि हाँ ये धन की तरफ निकलती हैं और ऋण की तरफ लुप्त हो जाती हैं। बस वही चीज़ है, वही चीज़ यहाँ पे बताना है कि विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। अब देखिए दो विद्युत बल रेखाएं बोला गया कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती, ये माइंड में रखना है। देखिए इसका मतलब यह है बच्चों कि अगर यहाँ पर आप जानते हैं प्लस है, यहाँ पे माइनस है, अगर यहाँ से विद्युत बल रेखाएं चल रही हैं, एक और चला, एक मान लीजिए एक और चला, एक अगर तीसरा चला तो ये मत सोचिए कि इसको कभी काट सकती, कभी नहीं काट सकती बच्चों, कभी नहीं काट सकती। अगर बोला गया है कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर विद्युत बल रेखाओं पर हम लोग ऐसे स्पर्शी खींचते हैं तो यह हमें विद्युत बल रेखाओं की दिशा बताती है, और अगर इस पर कटान होगा तो दो दिशाएं बताएंगे, जो कि असंभव है।
तो यहाँ पर आपको पहले माइंड में एक सेट करना है। आपने एक सेट किया कि विद्युत बल रेखाएं धन से चलती हैं, ऋण पर समाप्त होती हैं। दूसरे का आपने देखा कि दो विद्युत बल रेखाएं आपस में काट नहीं सकती। तीसरा का आपको क्या बताया गया है? तीसरा का है विद्युत बल रेखाओं देखिए, विद्युत बल रेखाओं पास पास होना माने प्रबल विद्युत क्षेत्र, दूर है माने निर्बल। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है बच्चों कि अगर कहीं पर देखिए अपने प्लस है या माइनस है, अगर विद्युत बल रेखाएं यहाँ से बच्चों निकल रही हैं, मान लीजिए यहाँ से ऐसे निकल रही हैं, इसका मतलब बच्चों देखिए विद्युत बल रेखाएं यहाँ पे देखिए पास पास है, तो यहाँ पे जब विद्युत बल रेखाएं जितनी पास होंगी, यहाँ पे प्रबल विद्युत क्षेत्र, अगर दूर दूर है मतलब बहुत ज़्यादा गैपिंग है लाइनों में, तो वहाँ पे दुर्बल विद्युत क्षेत्र है। तो आपके माइंड में 3 आ गया होगा। एक तो प्लस से चलती हैं, माइनस पे समाप्त होती हैं। दूसरा आपने देखा कि कभी काट नहीं सकती। तीसरा है कि जहाँ पे विद्युत बल रेखाएं बहुत पास पास होती हैं वहाँ पे प्रबल होता है, जहाँ पे दूर होंगे निर्बल होगा। क्लियर? ये बच्चे बात ये आपको समझ लेना है। अगला आपका अगला क्वेश्चन है कि विद्युत बल रेखाओं और चुंबकीय बल रेखाओं में क्या अंतर है। ये बात ये टॉपिक तो नॉर्मली देखा जाए कभी कभी पेपर में आ जाता है, नहीं तो नहीं आता है। इतना मैंने से कहा कि विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर वक्र बनाती हुई ऋण आवेश पर समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार विद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती हैं। समझ रहे हैं? देखिए विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर वक्र बनाती हुई ऋण आवेश पर जाकर समाप्त हो जाती हैं। इस प्रकार विद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती हैं और चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है बंद वक्र बनाती हैं। ये माइंड में आपको समझना है। बस आप एक अंतर समझ रही बस। परीक्षण आवेश क्या होता है ये ध्यान से देखिए। परीक्षण आवेश हर एक टॉपिक को बच्चों लेकर आए हैं, हम कवर किए हैं। बहुत ही छोटा आवेश जो स्थान पर विद्युत क्षेत्र को प्रभावित न करे, परीक्षण आवेश। समझ रहे हैं ना? अगर कोई एक आवेश है उसके अंतर्गत एक दूसरा आवेश भी हम ला रहे हैं और इस पर हमें बल का अनुभव करना है, तो अब बोला गया है कि बहुत ही छोटा आवेश जो स्थान पर विद्युत क्षेत्र को प्रभावित न करे। माने एक आवेश तो इतना ही है, दूसरा आवेश ला रहे हैं लेकिन इसका पहले आवेश का क्षेत्र प्रभावित न हो, माने इसके लाने से पहले वाले पर कोई इफेक्ट ना पड़े, उसका जो विद्युत क्षेत्र का प्रभाव है वही रहे, उसी को बोलते हैं परीक्षण आवेश। अगला टॉपिक हमारा जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है और सिंपल भी है। ये कैसे? इसमें है कि विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बच्चों इनको हम लोग फार्मूले से भी एकदम बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग डिनोट करते हैं ई से, और ई बराबर फार्मूला याद कर लीजिए एफ अपान क्यू नॉट। क्यू नॉट यहाँ पे समझ लीजिए परीक्षण आवेश है। यह देखिए इसको आप क्यू नॉट या क्यू है तो बोला गया है नीचे बच्चों, इसको बोलते हैं नीचे अगर कुछ रहता है एकांक बोलते हैं। एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला एफ माने फोर्स, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। समझ रहे हैं? ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि नीचे जो भी रहता है उसको एकांक बोलते हैं। एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। क्लियर? समझ में आ गया होगा? ओके। यहाँ फार्मूला भी दिखाया गया है। क्या दिखाया गया? ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट। यही आपका है, यहाँ पे दिखाया भी गया है, यहाँ पे आपको दिखाया भी गया है, यहाँ पे ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट। ओके। और यहाँ पे बच्चों देखिए यह सदिश राशि है, यह भी माइंड में सेट कर लीजिए। और इसकी बीमा भी यहाँ पे देखिए, बीमा भी दिया गया है एम, बीमा याद कर लीजिए एम एल टी के पावर -3 है, ये बच्चे -3 है, ए के पावर -1 है, एम एल टी के पावर -3 पावर -1। ओके क्लियर? ओके। अब बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है। क्या क्वेश्चन है?
बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका मतलब है बच्चों कि अगर कोई बिंदु आवेश है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो आप याद कर लीजिए E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। ये बच्चों एकदम याद कर लीजिए, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे आप एकदम याद कर लीजिए। यह बच्चों इसका फार्मूला है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपान R स्क्वायर। आइए अगला टॉपिक, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। ये तो बहुत सिंपल है। वैद्युत द्विध्रुव का मतलब आप समझ रहे हैं बच्चों, इसमें दो ध्रुव हो, एक प्लस हो एक माइनस हो, वो भी कुछ दूरी पर हो। तो यहाँ पे आप देख भी रहे हैं कि यदि दो बराबर तथा विपरीत आवेश, बोले ना दो बराबर रहेंगे, बराबर मतलब कि क्यों है तो क्यों, अगर क्यों नहीं समझ आ रहा है तो इसका मतलब अगर ये दो, अगर एक दो है तो दूसरे का भी दो होना चाहिए। बोला गया यदि दो बराबर पर तथा विपरीत, माने एक माइनस तो एक प्लस, जब दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर, माने कुछ ही दूरी पर हो, तो इस संरचना को ही बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। यहाँ पे आपको इसका फिगर भी दिखाया गया है, यहाँ पे इसका फिगर भी दिखाया गया है। दो बराबर माने एक माइनस क्यों है एक प्लस क्यों है, और अल्प दूरी पर रखे हैं। इस अल्प दूरी को हम मान लेते हैं 2L दूरी पर, 2L दूरी पर रखे हुए हैं, इसी को बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। क्लियर, हर एक टॉपिक को बच्चों समझा के बता रहे हैं, ऐसे आपको कम समय में एक चैप्टर तैयार हो जाएगा बच्चों। अब इसी वैद्युत द्विध्रुव से बना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बच्चों समझने के लिए बस आपको फार्मूला याद रखना है, परिभाषा बना लेंगे, फार्मूला बना रखना है। देखिए जैसा कहेंगे वैसा, इसमें बोला गया है कि देखिए जैसा बोलेंगे उसी से अनुसार बनाएंगे हम। बोला गया है कि वैद्युत द्विध्रुव में, इसी वैद्युत द्विध्रुव जो आप देख रहे हैं ना, इसी में से किसी एक आवेश का परिमाण, माने कोई एक आवेश ले लीजिए, क्योंकि दोनों तो जानते हैं बराबर होता है, ये भी क्यों है ये भी क्यों है, दोनों आवेश तो बराबर हैं। तो बोला गया विद्युत आवेश में से किसी एक आवेश का परिमाण, माने कोई एक आवेश ले लीजिए क्यों, चलिए ठीक है, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमने क्या बताया 2L के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बस यही चीज़ आपको समझना था। एक बार फिर समझिए, देखिए वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पे तैयार है, तो यहाँ वैद्युत द्विध्रुव आप देख रहे हैं तैयार है ना, तो इन दोनों आवेशों में देखिए आवेश क्यों है, इसका भी है क्यों इसका भी है, तो इन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण लेना है, कोई एक आवेश ले लीजिए, क्यों तो यू क्यों वही है यह, इनके बीच की दूरी 2L है, इनका गुणनफल ही होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसे बच्चों किससे प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे आपको देखिए लिखा भी गया है साफ साफ, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पे है, और इसका फार्मूला हो गया P/Q/2L। मात्रा का अगर देखेंगे तो Q का होता है आवेश, इसका L का मीटर कूलाम मीटर, V/LTA सदिश राशि है। ओके, अगर दिशा देखेंगे तो दिशा यहाँ लिखा है वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के अंदिश ऋणावेश से धनावेश की ओर, ये भी चीज़ आप समझ रहे हैं। अगला आपका, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है। यह देखिए वैद्युत द्विध्रुव है, इसके कारण अच्छी स्थिति पर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, और निरक्षी स्थिति पर क्या होगी। तो अच्छी स्थिति पर हम बच्चों फिगर लेकर आए हैं, और डेरिवेशन नहीं ले आए क्योंकि ये वन शॉट है, इसमें डेरिवेशन नहीं करवाएंगे, बस आपको बता देते हैं कि यही आपका मेन, यह बना लेंगे तो कर लेंगे। इसका फार्मूला होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, याद कर लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P/RQ, याद कर लीजिए एकदम 2P/RQ। ओके, एकदम याद कर लीजिए अच्छी स्थिति पर। और निरक्षी स्थिति पर देखिए, निरक्षी स्थिति पर बच्चों अगर यहाँ पे आप देखिए, इसका फार्मूला भी होता है 1/4 P/RQ। बस आप यही याद कर लीजिए, ये सब चीज़ें फार्मूला है बच्चों, फार्मूला के अनुसार कर लीजिएगा। हम सिर्फ मेन टॉपिक लेकर आए हैं। देखिए यहाँ पे
ये क्वेश्चन है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलीय आघूर्ण, मतलब बच्चों अगर ये वैद्युत क्षेत्र है, अब जानते हैं वैद्युत क्षेत्र को लाइन द्वारा दिखाते हैं, अगर हम इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रख दें, अगर हम इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रख दें तब सोचिए क्या होगा। अगर हम वैद्युत द्विध्रुव रख देते हैं, माने प्लस या माइनस, तो यह वैद्युत द्विध्रुव क्या होगा, ये वैद्युत क्षेत्र जो है इसे घुमाने का प्रयास करेगा, और घुमाने के लिए वही बल कितना लगेगा वही फार्मूला यहाँ पे बताया गया है। तो वही फार्मूला यहाँ पे आपको दिखाया गया है, फार्मूला यहाँ पे बताया गया है कि टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, याद कर लीजिए टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। अब पी जानते हैं क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है, ई क्या है वैद्युत क्षेत्र, या पी बराबर जानते हैं ना क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण अर्थात एक आवेश और उनके बीच की दूरी 2l, यही होता है, याद करिए टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। विद्युत फ्लक्स, ओ बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विद्युत फ्लक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ लिखा है विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र का गुण होता है, माने जो विद्युत आवेश होता है, अब जानते हैं इसका विद्युत क्षेत्र हम लोग लाइन द्वारा दिखा देते हैं, यही है लाइन द्वारा। तो विद्युत फ्लक्स यही है गुण, यही है, इसी का ही गुण है। देखिए विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र का गुण होता है, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या का माप है। मतलब बच्चों जो आपको उन्हें दिखाया है ना, ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो आवेश है यह विद्युत क्षेत्र है, अर्थात इसी को हम बोलते हैं विद्युत बल रेखा ही बोलते हैं, याद कर लीजिए इसी को हम क्या बोलते हैं विद्युत बल रेखा। तो विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। ये विद्युत बल रेखा है ना, अगर मान लीजिए कि विद्युत बल रेखाएं हैं, इनकी संख्या या इनकी समूह को, इनके बहुत सारे समूह को बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। अगर कोई विद्युत फ्लक्स बोले तो समझ जाइए कि वह विद्युत बल रेखाओं का पूरा झुंड है। तो विद्युत बल रेखाओं के समूह को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, आप इतना बोल सकते हैं, एकदम सिंपल परिभाषा बता दी है। अगला टॉपिक है विद्युत फ्लक्स की परिभाषा, एक बच्चों यहाँ पर भी दिया गया है, एक तो इसमें हो गया है, एक पढ़िए। एक इसमें दिया गया है कि यदि विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के अंदर प्रवेश कर रही हैं तो विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होगा। माने विद्युत बल रेखाएं अगर अंदर की तरफ प्रवेश कर रही है, तो हमने बताया था ना कि अंदर की तरफ प्रवेश करती है कब, माइनस प्लस चार्ज है उससे बाहर निकलती हैं और माइनस की तरफ प्रवेश करती हैं। तो वही बताया विद्युत बल रेखाएं अगर पृष्ठ के अंदर प्रवेश कर रही हैं तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अगर विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकल तो विद्युत फ्लक्स धनात्मक होगा। ये तो आपको हमने बता दिया था। अब ये देखिए है विभिन्न प्रकार के घनत्व। देखिए यहाँ पे बात करें तो विभिन्न प्रकार के आवेशी घनत्व, आवेश घनत्व तीन प्रकार, तो एक होता है रेखीय आवेश घनत्व, एक होता है देखिए एक रेखीय आवेश घनत्व, एक आवेश का पृष्ठ घनत्व, एक क्षेत्रीय आवेश घनत्व होता है, इतना मान रखिए, और एक होता है आयतनात्मक घनत्व। तो इसको समझने के लिए बस आपको एक फार्मूला याद रखना है, क्या ध्यान देना है। देखिए रेखीय आवेश घनत्व मतलब यह है कि याद कर लीजिए लैम्डा बराबर क्यू अपान एल, माने नीचे हमने जो बोला था एकांक, एकांक लंबाई के तार पर जो आवेश होगा उसे बोलेंगे रेखीय आवेश घनत्व। किसी चालक तार की एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व। हमने बताया ना कि लैम्डा बराबर, याद करिए फार्मूला बस बना लेंगे, लैम्डा बराबर क्यू अपान एल, माने एकांक लंबाई का क्या होगा, तारे होगा, एकांक लंबाई के तार पर वितरित आवेश, क्यू माने आवेश, इसे बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा। इसका मात्रा क्यू का मात्रा कुलाम, एल का मात्रा मीटर, कुलाम बटे मीटर। और इसी का देखिए क्षेत्रीय आवेश घनत्व, यहाँ पे हम समझ सकते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व मतलब क्षेत्रीय आवेश घनत्व। क्षेत्रीय आवेश मतलब क्या हो गया, तो देखिए इसे हम लोग प्रदर्शित करेंगे किससे, सिग्मा से, छोटा सिग्मा। देखिए सिग्मा बराबर यही क्यू रहेगा लेकिन यह ए यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि एकांक क्षेत्रफल पर, ए माने एरिया, एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश, एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश क्या कहलाता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, सिंपल परिभाषा। और इसका मात्रा कुलाम, एरिया का मात्रा मीटर स्क्वायर, तो कुलाम बटे मीटर स्क्वायर।
अब देखिए यहाँ पे आवेश का आयतन घनत्व। आयतन घनत्व मतलब क्या, बस वही चीज़ है। कैसे, यहाँ पे इसे लिखेंगे आयतन घनत्व के यहाँ पे हम लिखने वाले हैं बच्चों रो से। रो बराबर क्यों ऊपर रहेगा लेकिन नीचे कर देंगे भी। तो यहाँ पे लिखेंगे एकांक आयतन पर वितरित आवेश। किसी चालक के एकांक आयतन पर वितरित आवेश क्या कहलाता है, आवेश का आयतन घनत्व कहलाता है। बस इसे यहाँ पे बच्चों क्यू अपान भी कर देंगे, क्यू अपान भी हो गया। अब बच्चों गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय क्या है, इसका परिभाषा देखिए। गॉस ने बताया क्या है, ये देखिए गॉस जैसे बताया, देखिए किसी बंद पृष्ठ से, माने कोई ये बंद पृष्ठ है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, जैसे मान लीजिए ये बच्चों इसके अंदर कोई आवेश है। अब आप जानते हैं कि इस आवेश से विद्युत क्षेत्र निकलेगा ना। देखिए ये विद्युत क्षेत्र ही हमने बताया था ना कि यही तो विद्युत फ्लक्स है। तो विद्युत क्षेत्र को विद्युत फ्लक्स बोला जा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा विद्युत क्षेत्र है तभी फ्लक्स बोल दिया जा रहा है। ये अपने आप में विद्युत बल रेखा है, ये अपने आप में विद्युत बल रेखा है, विद्युत बल रेखा है, लेकिन इसका जो समूह बन गया ये विद्युत फ्लक्स हो गया। तो वही बोला गया है कि किसी बंद पृष्ठ, माने ये बंद पृष्ठ है, से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ये जो विद्युत फ्लक्स चल रहा है उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, माने इसके अंदर जो आवेश रखा गया है, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात जो कि कोई भी पृष्ठ होता है बच्चों, हमने बताया कि अगर कोई पृष्ठ है इसके अंदर कोई आवेश क्यों रखा गया है, तो जानते हैं आवेश है तो इससे विद्युत फ्लक्स निकलेगा। तो इस पृष्ठ से कुल कितना फ्लक्स निकलेगा, तो आप कहेंगे फ्लक्स फाई बराबर जो अंदर आप आवेश रखे हैं क्यों, उसमें आप 1/ε0 का गुणा कर दीजिए। यही है गॉस का प्रमेय। गॉस ने ये बताया है कि अगर कोई आवेश है तो उसके चारों ओर एक सरफेस है, तो उस सरफेस पर टोटल कितना फ्लक्स निकलेगा, उस सरफेस से टोटल कितना फ्लक्स निकलेगा, तो बताना है टोटल जो फ्लक्स निकलने वाला है उस आवेश और के 1/ε0 गुणा है ना के बराबर फ्लक्स निकलने वाला है। तो ओके बच्चों, तो ये रहा चैप्टर 1। पूरे तरीके से हमने एकदम बेहतरीन तरीक़ों से आपको समझा दिया और हर एक टॉपिक को हमने जितना हो सका कम से कम टाइम में लेकर बेहतरीन तरीक़ों से चैप्टर 1 समाप्त कर दिया है। इसी प्रकार अगर आप चैप्टर 2 का 1 शॉट चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। अगर आपको इसका PDF लेना है तो आप हमारे इस मोबाइल नंबर पर संपर्क करें, आपको इसका PDF मिल जाएगा 8381876043। बच्चों इसका PDF तो आपको तुरंत मिलेगा और नो फीस, कोई भी फीस नहीं लगेगा, बस हमारी मेहनत ही आपको पूरा आपको ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको लग रहा हो कि हाँ हम सर मेहनत किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट है और गॉड ब्लेस यू।